हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 16 अक्टूबर की डिस्कशन को। इसमें जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है अबाउट फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सेंटर देती है हमारे फार्मर्स को। तो उसमें क्या किया है कि अभी जो हमारे फार्मर्स फर्टिलाइजर्स परचेज कर सकते हैं, सेंटर प्लान कर रहा है कि उसमें थोड़ा सा लिमिट लगा दिया जाए। अब हमें यहाँ पर बेसिकली जो जानना है ये कि कौन से फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इन इंडिया। एंड सेकेंड थिंग, कौन उन फर्टिलाइजर्स का पॉसिबल नाम। थर्ड थिंग, कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी मशीनरी है जो इसको हैंडल कर रही है। एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर से क्या मतलब, क्यों हमें फर्टिलाइजर मतलब ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो हम दे रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमने यहाँ पर बेसिकली डील करना है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्टिलाइजर की लिटरल मीनिंग से जाए तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खेतों को, हमारे फील्ड्स को फर्टिलाइज करती है। फर्टिलाइज मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमने यहाँ पे डील करने होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं। तो इन्हीं का एक अच्छा कॉम्बिनेशन अगर आप अपने फील्ड पे डाल रहे हैं तो आपकी फील्ड की जो ग्रोथ है, उसमें जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो सबसे पहला जो ये है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी फॉलो कर रही है वो है नो डिनाइल पॉलिसी। नो डिनाइल पॉलिसी मतलब ये है कि आप किसी से भी बिलोंग करते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको फार्मर ही होना, आप नॉन फार्मर भी है तब भी आप ये फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं पीओएस मशीन्स के थ्रू। ठीक है, अभी की पॉलिसी के बारे में बता रही हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो ये है कि ये बस फार्मर्स, जो जेन्युइन फार्मर्स है उनको सेल किया जाए। एंड वो भी कब, तब जब मतलब कभी भी वो ले सकते हैं, किसी भी क्रॉपिंग सीजन में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि क्या करना चाहते हैं कि इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। किसको रिड्यूस करना चाहते हैं? सब्सिडी को रिड्यूस करना चाहता है जो गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड कर रही है फर्टिलाइजर से रिलेटेड। ठीक है, दो चीज़ें देख के, एक तो कि फार्मर्स कभी भी इसको खरीद सकते हैं किसी भी क्रॉपिंग सीजन में। सेकेंड थिंग कि बस फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाए, जेन्युइन फार्मर्स को। एंड ये कहाँ से लिया जा सकता है? पीओएस मशीन के थ्रू लिया जा सकता है। अभी 2019-20 की बात है, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो गवर्नमेंट ने दी थी वो थी अराउंड 77996 करोड़। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा रेगुलेट करना या फिर इसको रेशनलाइज करना इम्पॉर्टेंट था, एंड हैंस गवर्नमेंट इस डिसीजन के साथ आई है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको करता है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ये प्लीज़ याद रखना। ठीक है, कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। तीन बेसिक टाइप की फर्टिलाइजर्स है। एक है यूरिया, यूरिया जो हमें प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, ठीक है, खेतों में। सेकेंड है डायमोनियम फॉस्फेट जो हमें प्रोवाइड करता है फॉस्फोरस। एंड तीसरा है म्यूरिएट ऑफ पोटाश जो हमें प्रोवाइड करता है पोटेशियम। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स है, बेसिक टाइप की फर्टिलाइजर है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सब्सिडी दो प्रोवाइड की जाती है, एक यूरिया पे सब्सिडी अलग है एंड एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी अलग है। यूरिया वाली जो है उसके लिए एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेट किया जाता है। स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ, लॉ के थ्रू एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेट किया जाता है यूरिया के लिए, मतलब जिससे ऊपर यूरिया नहीं बिकेगा। ठीक है, एंड ये जो इन डिफरेंस होता है इनके बीच, मतलब कि मार्केट में क्या प्राइस है उसकी, एंड सेकेंड जो फार्मर को कितनी प्राइस दी गई है, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। किसको? जो बेच रहे हैं। ये सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है किनको? जो कंपनीज को प्रोवाइड करती है जो ये फार्मर्स को सेल कर रही होती है। फार्मर्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। जैसे शुगर केन का होता है ना, शुगर केन वाली जो कंपनीज होती है वो शुगर केन खरीद लेती है फार्मर से एंड उनको वो पैसा देती है। फिर ये शुगर केन कंपनीज को सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। सिमिलर फंडा यहाँ पर यूरिया वाले का भी है एंड मतलब इन फर्टिलाइजर्स वाले का भी है। ठीक है, तीनों का ही है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। इसमें हम दो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, एक है पी, एक के, पूरी माने फॉस्फोरस, के माने पोटेशियम। एंड इसका भी क्या है,
ये लॉ के थ्रू नहीं प्रोवाइड होती है, इसकी जो प्राइसेस हैं P&K के, ये मार्केट पे छोड़ रखा है, हैज़ बीन लेफ्ट ओपन, बोला है ना। एंड ये जो मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स होते हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये है अबाउट P&K। तो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है यूरिया के लिए, एंड इसके लिए पॉलिसी है ये, इसके लिए सब्सिडी नहीं है। इशू क्या है अभी हमारी सब्सिडी पॉलिसी से? सबसे पहला तो ये है कि हमें इनकी फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी, हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी के जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज जो है वो बढ़ता जा रहा है। फर्टिलाइजर का यूज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फार्मर्स उनको ज़्यादा खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हैंस हमें उसको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, मतलब इतना हो कि गवर्नमेंट उसको पे कर सके, ठीक है। एंड अभी क्या है, यूरिया के प्राइसेस कम है। यूरिया के प्राइसेस कम क्यों है? क्योंकि वो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट सिंस इनको रेगुलेट कर रही है तो इसके प्राइसेस तो कम है। लेकिन जो बाकी फर्टिलाइजर्स है जो मैंने बताया था आपको, P&K, ठीक है, एक फॉस्फोरस एंड दूसरा दूसरा मैंने आपको बताया था अबाउट पोटेशियम, ठीक है, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, यहाँ पर साफ कर, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इनके प्राइसेस रेगुलेटेड नहीं है, मार्केट डिसाइड करते, तो इनके प्राइसेस हाई है। अब मैंने क्या बोला, N, P, N, K, तीनों का एक रेशियो मेंटेन करना होता है हमारे फील्ड्स में। अगर हम ये रेशियो नहीं मेंटेन कर पाए एंड किसी भी अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डाल दे रहे हैं ना, ये चीज़ बहुत कम हो रही है, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसकी वजह से फर्टिलाइजर हेल्प करने के बजाय हमारे जो फील्ड को ये ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है, तो इसलिए भी हमें ये मेंटेन करना पड़ेगा, इसमें जो इम्बैलेंस हो चुका है इनके प्राइसेस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये बोल रहा है अबाउट कि मिसयूज हो रहा है यूरिया का। क्यों? क्योंकि प्राइसेस कम है। यूरिया कहाँ मिसयूज होता है? जो हमारा दूध है उसमें ये मिक्स हो जाता है, दूध में मिक्स करके इससे क्या होता है, दूध ज़्यादा वाइट दिखने लगता है एंड ये ज़्यादा सेल हो जाता है, फिर इसलिए भी हम इसको मिसयूज, हम क्या, जो फार्मर्स खरीद रहे हैं, फार्मर्स भी नहीं कहेंगे, जो नॉन फार्मर्स या कोई और खरीद रहा है उसको ये मिसयूज कर रहा है, एंड इंडिया में नहीं, इसको बाकी कंट्रीज में डाइवर्ट कर दे रहा है, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज में डाइवर्ट हो जा रहा है। इंडिया में तो ये इन सब्सिडी रेट खरीद लेते हैं एंड फिर बाकी महंगा उधर बेच देते हैं, तो फ़ायदा हो जाता है इनको, एंड प्लस इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है सेक्टर में। ये इश्यूज़ है फर्टिलाइजर सब्सिडी से रिलेटेड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आएगा। आपको यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो फर्टिलाइजर्स का नाम, NPK कौन दे रहा है, क्या इश्यूज है, तो ये चीज़ें अगर आप आती है तो दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट कि अभी सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर आया है, एंड वो है रिगार्डिंग कि जो हमारी वुमेन है, मैरिड वुमेन या डाइवोर्सी वुमेन, दोनों का ही वो उसके पास राइट है कि वो अपने इन लॉज यानी सास ससुर बोले तो उनके घर पे रह सकती है। अब वो घर वो अपना भी हो सकता है एंड टीनेटेड यानी जो उन लोगों ने किसी को रेंट पे दिया है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट में ऑर्डर निकाला है, एंड ये जो है कौन से एक्ट के अंदर बोला गया, ये है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये एक्ट प्लीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शेयर्ड हाउस की। शेयर्ड हाउस मतलब वो घर जहाँ पर वुमेन एज अ डॉटर इन लॉ यानी एक बहू की तरह रह चुकी है कभी ना कभी, एंड वो प्रॉपर्टी अभी उसके इन लॉज या तो ओन कर रहे हैं या उन्हें टीनेट कर रखे, तो जो ये वुमेन है उसका राइट होगा, भले वो उसके पति की प्रॉपर्टी है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन अगर उसकी इन लॉज की प्रॉपर्टी तो वहाँ रह सकती है। मैं आई एम फोकसिंग रह सकती है बोला गया है, ये ओन करती है पे नहीं बोला है अभी, ठीक है, रह सकती है। तो ये जो अब मेन ये तो था अभी कॉन्टेक्स्ट जो अभी आया है, मेन हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 में आया था। ये एक सिविल लॉ है, ये याद रखना, एंड ये रिलीफ प्रोवाइड करता है गरीब वुमेन को, यानी जिस वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रखा है उसको, इन द फॉर्म ऑफ या तो उनको कंपनसेशन दे देगा या प्रोटेक्शन या फिर राइट टू रेजिडेंस, मतलब वो वहाँ रह सकती है जो अभी हो रखा है, ठीक है, इन द शेयर हाउस होल्ड। अभी पहले ये बस पति के उसमें था, लेकिन अभी क्या कर दिया इसको इन लॉज में भी ट्रांसफ़र कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वहाँ भी रह सकती है आप, ठीक है। बाकी ये डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन देता है ये लॉ, याद रखना, ये बहुत जगह पूछ लिया जाता है। 4 अब्यूजेस इसमें इंक्लूड होते हैं मेनली, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल यानी बोलने वाला, इकोनॉमिक यानी आप पैसे नहीं दे रहे उनको, अगर वो जॉब नहीं करती हैं तो उसको भी एक अब्यूज माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसमें आते हैं, ये वुमेन को कौन सी वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, बस मैरिड ही नहीं, अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या
फिर पत्नी के छोड़ के अगर कोई अपनी मदर पे, ठीक है, कोई अपनी मदर पे कर रहा है अगर इस टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस, तो उनके अगेंस्ट भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बाकी इसने एक और, हाँ, मदर्स भी आ जाएंगी, ग्रैंड मदर्स भी आ जाएंगी, एंड कोई अपनी मतलब किसी भी तरीके से इसमें ये भी है कि अगर कोई वुमेन, सेकेंड वुमेन भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी एक वुमेन केस फाइल कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो राइट है वो वुमेन के पास है, वो अगेंस्ट एक वुमेन भी हो सकता है एंड अगेंस्ट एक मैन भी हो सकता है, बस ये है कि उसके घर का होना चाहिए वो, ठीक है। एंड इवन आफ्टर डाइवोर्स, डाइवोर्स के बाद भी ये लॉ अप्लीकेबल होगा, तो यहाँ वहाँ पर भी मैरिटल अब्यूज़ नहीं हो सकता। ये चीज़ें सारी याद रखना प्लीज़। इसमें ये भी है कि अगर वाइफ अर्न कर रही है तो ये अब बहाना नहीं दे सकती कि वो तो खुद कमा रही है तो मुझे उसको मेंटेनेंस नहीं देनी है, आपको तब भी उसको मेंटेनेंस यहाँ पर देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। आई होप आपको ये समझ आया हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी एक अपनी जो उसकी हमेशा की फेमस रिपोर्ट है वो निकाली है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये दी है किसने, IMF ने। दोनों ही कर रखी है, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरी ये वाली, दो रिपोर्ट की यहाँ पर लॉन्च कर रखी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। प्लीज़ ये याद रखना है किसने दी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन कि इसके अंदर क्या है, ये भी है कि ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। बाई एनुअल मतलब एक साल में 2 बार आती है। कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और कौन देता है, IMF देता है। इसके अकॉर्डिंग जो मेन चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि बस एक चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जो 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगा, बाकी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हम सब नेगेटिव डोमेन में जा चुके हैं, यानी हमारी अभी ग्रोथ नहीं होगी, हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगी हमारी GDP की वैल्यू। और इंडिया में ये एक्सपेक्ट किया गया है कि हम कितना हो जाएंगे, -10.3 गिरेगा, काफ़ी है। लेकिन हाँ, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि 2021 में ये राइज कर जाएगा बाय 5.2%। चाइना अभी 2020 में ही 1.9% राइज करेगा, 2021 में ऑब्वियसली शायद ये ग्रो ही करेगा। इसने कुछ सजेशन दिए कि हमें मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, सेकंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में कलेक्टिवली काम करना। ये था अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब जो सेकंड रिपोर्ट है वो है अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट अगेन कौन देता है, ये देती है IMF, ये तो आप याद ही कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, इसके जो हाइलाइट्स है आपको वो भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सजेशंस भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये रिपोर्ट क्या है, किसने दी है, वो याद रखना, ये चीज़ें। बाकी मेंस में आप आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी इतना कोई उतना स्कोप नहीं होता कि आप इनको यूज कर पाए, लेकिन स्टिल अगर आपको सही लगे तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोल क्या रहा है कि भले ही अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क को थोड़ा सा कम कर दिया है, कंटेन कर दिया है, लेकिन स्टिल आगे के लिए ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हमारी, ये बहुत वल्नरेबल है, हैंस हमें इस पर काम करना पड़ेगा। इसने कुछ सजेशन दिए हैं कि हमको अकोमोडेटिव पॉलिसीज़ लेकर चलनी होगी। पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी जनरली यहाँ पर हमारी 3 मेजर स्टांस होते हैं। एक होती है अकोमोडेटिव, सेकेंड होती है हॉकिश, ठीक है, एंड थर्ड होती है डोविश, ठीक है। तो हम यहाँ पर अकोमोडेटिव की बात कर रहे हैं। अकोमोडेटिव में जनरली हम क्या करते हैं, हमारा जो लो इंटरेस्ट रेट होता है हम उसको मेंटेन रखते हैं। हॉकिश में हम क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, एंड डविश में हम अपने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कम कर देते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप की पॉलिसीज होती है, ये प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, इनकी मीनिंग एटलीस्ट आप याद रखिए। प्लीज़ अगर आपको नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट कम करने से, ज़्यादा करने से क्या दिक्कत होती है, तो प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट्स बिलो, मैं उसके लिए एक अलग से सेशन या अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। यहाँ पर मैं अगर उसको इंक्लूड करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस यहाँ पर ये याद रखिए कि अकोमोडेटिव पॉलिसी लेने की बात कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट रेट कम रखने की बात कर रहे हैं ताकि ज़्यादा स्पेंडिंग करे लोग, एंड क्योंकि और उससे डिमांड बढ़े, ठीक है। एंड सेकेंड, जो हमारे नॉन बैंकिंग फ्रेमवर्क है या कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, उस पर हमें रेगुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये हमें बताया है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय IMF ने। अब थोड़ा अगर हम बात करें कि IMF क्या है, तो IMF एक यूनाइटेड नेशन उसकी बॉडी है, एंड ये बनी थी 1944 में। ब्रेटन वुड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है ये। सेकेंड जो है वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ब्रेटन वुड की अगर मैं बात करूँ तो 189 मेंबर कंट्रीज हैं, 0% इंटरेस्ट रेट उनको देती है, कौन सी को, लो इनकम कंट्रीज को। अगर वो कोई लोन वगैरह दे रही तो वहाँ पर 0% लेती है, लेकिन कुछ कंडीशंस
इसके साथ हमेशा अटैच रहते हैं। ये IMF के लोन की थोड़ी सी बुरी बात जो बाकी कंट्रीज बोलती है वो ये है कि इसमें कंडीशंस अटैच होती है कि अगर आप ये चीज़ फुलफिल करोगे तभी हम आपको लोन देंगे, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज़ अबाउट मैंडेटरी बिल्डिंग एनर्जी कोड के बारे में। ये कह रहा है, कौन कह रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बोल रहा है कि हमें 2030 तक एक मैंडेटरी बिल्डिंग एनर्जी कोड चाहिए है। इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग एनर्जी कोड मतलब होता है कि हम अपने बिल्डिंग के डिज़ाइन में कुछ ऐसी इंटरवेंशन करें, कुछ ऐसी छेड़छाड़ करें, कुछ ऐसा चेंज करें जिसकी वजह से जो हमारी बिल्डिंग में एनर्जी यूज होता है उसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाए। वाई इज़ दैट रिक्वायर्ड? क्यों हमें उसकी एनर्जी कम करनी है? क्योंकि अभी 1/3 से ज़्यादा जितना भी हम अपना एनर्जी यूज कर रहे हैं वो सारा बिल्डिंग सेक्टर में यूज हो रहा है। 1/3 इज़ ह्यूज, ठीक है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज हो रहा है। एंड यही चीज़ बाय द टाइम, कब तक, अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो 2060 तक ये 50% हो जाएगा, जो भी 1/3 यूज हो रही है एनर्जी। इसलिए हमें एक प्रॉपर बिल्डिंग एनर्जी कोड चाहिए है। ठीक है, अब ग्लोबल एनर्जी डिमांड कर रही है अभी हमारी कि जो हमारा बिल्डिंग सेक्टर से कार्बन एमिशन होता है वो कम हो। अब कैसे कम करेंगे? अगेन वही है, हम कुछ इंटरफेरेंस करेंगे, पॉजिटिव इंटरफेरेंस करेंगे हमारी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अब बात करें इससे होगा क्या, हमारा जो बिल्डिंग सेक्टर है डीकार्बनाइज हो जाएगा। उसके लिए एक रेगुलेटरी टूल है, कौन, हमारा BEC। BEC स्टैंड फॉर बिल्डिंग एनर्जी कोड। मतलब इतना सा याद रखिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बिल्डिंग सेक्टर से जितना हो सके उतना कम कार्बन रिलीज हो। ठीक है, अब इंडिया में क्या इसके लिए कुछ किया गया है? हाँ, हमने इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लॉन्च किया था। कब किया था? 2007 में। किसने किया था? BEE। BE स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इससे हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने डिज़ाइन को एंड कंस्ट्रक्शन को अपने बिल्डिंग्स का ऐसा बनाएं कि उसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी है बढ़ जाए। ठीक है, एंड हम कम से कम अपनी एनर्जी उसमें यूज करें। ये तो सारी बिल्डिंग्स के लिए था ऑलमोस्ट, लेकिन हमने एक स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब जिन बिल्डिंग्स में हम रहते हैं उन बिल्डिंग्स के लिए एक अलग से कोड निकाला था। कब? 2018 में, जिसका नाम था इको निवास संहिता। तो ये दोनों आप प्लीज़ याद रखना। ये दिया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनने कपिला कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, एंड साथ में इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल 3.0 यानी ऑलरेडी 2 बार ये हो चुका है। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यानी पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, इसी का नेम चेंज कर दिया गया है। कपिला के बारे में हम बात करें तो कपिला की फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो इतना समझ जाइए, जो हमारे IP जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, क्या क्या, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, जोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स, इन सब के लिए सेपरेटली एक्ट है हमारे पास। तो इन सब को हम साथ में बोलते हैं IPs, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। इन्हीं के बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी पेटेंटिंग के लिए। किसी, अगर वो कोई भी चीज़ इन्वेंट कर रहा है उसको वो पेटेंट कैसे करे, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी अंडर कपिला कैंपेन। ठीक है, तो मेन मुद्दा इसी के पीछे है। एंड हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करी है पिछले साल 2018-19 से इस साल जो है 15% ज़्यादा ये इन्वेंशंस हुई है। इसका मेजर रीज़न ये भी है, पेंडेमिक के चक्कर में बहुत सारी नई चीज़ें बनी हैं, बेसिकली वेंटिलेटर्स या फिर ये हाइजीन रिलेटेड समथिंग। ठीक है, या PPE किट्स, ये बहुत सारी चीज़ें अभी लोगों ने बनाई हैं, ये भी इसका रीजन हो सकता है। अदरवाइज भी ये अच्छी बात है कि 15% ज़्यादा इनोवेशंस हमारी रजिस्टर करी गई थी। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के बारे में। ये क्या बोल रहा है? 3.0, प्लीज़ ये याद रखना। ये शुरू में लॉन्च करी थी 2018 में, अभी तो ये तीसरा लॉन्च कर रहा है। इसका जो मेन है कि हमें जो हमारा इनोवेशन सिस्टम है, यहाँ पर जो इनोवेशंस कर रखी है ना, इसके लिए जो इनको चीज़ें प्रोवाइड करी गई है वो सारा इनका इकोसिस्टम होगा। तो यही जो इकोसिस्टम है हमें क्या करना है, इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, ताकि क्या हो, उससे हमारा जो इनोवेशन है वो ज़्यादा हो इस सेक्टर में। एंड वो कैसे कर सकते हैं हम
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी हमने क्या किया, हमने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन अचीवमेंट फ्रेमवर्क हमने प्रोवाइड ये बनाया, जिससे हम रैंक करते हैं इंस्टीट्यूशंस को ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना उनके वहाँ इनोवेशन पर्टिकुलरली हो रहा है। ठीक है, इनके अलावा ये कितना में ये जो हमने इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है, ये हमने करीब 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सेटअप कर दिया है ऑलरेडी, एंड कह रहे हैं कि अब BIAC जो 3.0 है, इसमें करीब यही डाटा हम 5000 तक पहुंचा देंगे। तो ये था अबाउट इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। आप ये नाम से याद रख सकते हैं, इनोवेशन है तो इनोवेशन के इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इनोवेशन जनरली बच्चे तो करेंगे नहीं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ही होती, तो उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है। कपिला कलाम सर के नाम से आप याद रख सकते हैं, कलाम सर, यानी ऑब्वियस सी बात है वो भी ज़्यादा चाहेंगे कि इनोवेशन हो, हैंड से भी कहीं से इनोवेशन या इन्वेंशन के लिए है, एंड उस पर IPs इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने के लिए है। चलते हैं अब हमारी जो नेक्स्ट जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन पे। तो जो इसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो ये है क्या, देखिए, जो हमारे पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ है ना, इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो भी वॉर हुआ है या फिर वहाँ पर जो भी टेंशन चल रही है, उसकी वजह से जो पीपल जो रेफ्यूजीज़ बन चुके हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड नेशन एजेंसी जनरल असेंबली ने अलग से एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है UNWRA। ठीक है, ये बनी कब थी, ये 1949 में बनी थी, एंड ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, प्लीज़ याद रखना। कितने हैं करीब अभी हमारे 5.6 मिलियन पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ हैं जिनकी प्रोटेक्शन के लिए ये इंस्टीट्यूशन काम कर रही है। अभी ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है, क्योंकि इंडिया ने अभी करीब $1 मिलियन इसको दे रखे, इस एजेंसीज को दे रखे हैं। ठीक है, इस एजेंसी की अगर मैं फंडिंग पैटर्न के बारे में बात कर दूँ साथ में ही, तो फंडिंग पैटर्न इसकी कोई फिक्स नहीं है, इसको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आते हैं या फिर जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स है वही इनको डोनेट करते हैं। अगर बात करें कि किन एरियाज़ में ये काम करती है, तो कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पर ये काम करती है, उनके नाम है जॉर्डन में, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, और साथ में गाजा स्ट्रिप। प्लीज़ इनकी लोकेशन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि इन एरियाज़ के अराउंड इनसे बाहर अगर कोई रेफ्यूजी होगा तो उसको कौन देखेगा, ये तो देखेगी नहीं क्योंकि इन एरियाज़ में लिमिटेड है, उसको देखेगी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, UNHRC, तो इसके लिए अलग से इंस्टीट्यूशन है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार को एक सबमरीन देने वाली है। मेन जो आपको यहाँ पर याद रखना कि ये कौन सी मतलब क्लास के बारे में, ये सबमरीन जो क्लास की है उस क्लास का नाम है किलो क्लास सबमरीन। अभी पर्टिकुलर जो सबमरीन हम देने वाले हैं उसका नाम है INS सिंधु वीर, ये देने वाली है म्यांमार की नेवी को। ये कैसी सबमरीन है, किलो क्लास सबमरीन कैसी सबमरीन है, ये है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। तो ये प्लीज़ याद रखना, और ये बनाई थी रशिया ने। किसने बनाई थी, रशिया ने। ये जो है हमारा एक इनिशिएटिव है, सागर इनिशिएटिव, उसके अंदर हम ये अब एक स्टेप ले रहे हैं। सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमें उनकी भी कैपेसिटी को, उनकी भी सेल्फ रिलायंस को बिल्ड करना पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि कल के दिन वो इतने वीक ना हो जाए या इस तरीके से डिपेंडेंट ना हो जाए चाइना में कि वो हमारी फिर सुने ना, और उनकी ना चाहते हुए भी चाइना की सुननी पड़े। ठीक है, इसलिए हमें अपने नेबर्स को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आप अकेले प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा सबको, तब भी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये एक फंडा है जो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। इंडिया की जो मिलिट्री आउटरीच है म्यांमार में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, और अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश चल रही है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी ऐसी कोई भी कमजोरी हो जो चाइना हमारे अगेंस्ट यूज कर सके, एंड हेंस वी आर डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो है अबाउट स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ एंड इंडिया एंड्रॉयड ऐप। मतलब जो आपका भी मोबाइल है, एंड्रॉयड है ना, उसमें आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम होगा स्केल ऐप। अब इस स्केल ऐप से आप कर क्या सकते हैं, स्केल ऐप से आप बेसिकली अगर आप किसी लेदर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप अपने जो स्किल सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं उनका असेसमेंट करा सकते हैं। ठीक है, चेक करवा सकते हैं। ये लॉन्च किसने करी है, ये करी है लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल। यहाँ से प्लीज़ सेक्टर स्किल काउंसिल के बारे में भी आप पता कर लीजिए, जान जाइए। 2015 में पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट करके।
उसने एक स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया था, पहली बात। एंड दूसरा ये बोला था कि जो जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब ये ये रिस्पॉन्सिबल होगा सेक्टर स्किल काउंसिल्स को बनाने के लिए। तो ये जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल, और ये 2012 में बना था। एंड की सेक्टर स्किल काउंसिल है ये, किसने जो भी की बनाया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। स्केल जो ये ऐप है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं स्किल रिलेटेड, जो भी नई चीज़ें हैं, आप वो चीज़ अपने यहाँ पर से आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग किस में, लेदर सेक्टर में, सब में नहीं काम हो रहा है, लेदर सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक तरीके से सर्टिफाइड टैलेंट पूल ऑफ कैंडिडेट का काम करेगा, जहाँ से जो भी अगर एम्प्लॉयर है वो जाके हायर कर सकता है लोगों को। इससे होगा क्या, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको सब चीज़ें एक साथ इंटीग्रेटेड मिल जा रही है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें क्वालिटी को इंटीग्रेट किया गया है। आपको ज़्यादा माथा बच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए उधर देखिए कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी डिमांड है, अकॉर्डिंगली पीपल को हायर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि अभी ये जो एक स्कीम है थैलेसेमिया बाल सेवा योजना करके, इसका सेकेंड फेज शुरू कर दिया गया है। हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये शुरू किसने किया है। ये इनिशिएटिव है कोल इंडिया CSR का, ये फंड कर रहा है इसको। इसमें होगा क्या, ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन होगा। यानी स्टेम सेल किसे कहते हैं, प्लीज़ ये समझ जाइए। स्टेम सेल एक ऐसा सेल है जिसकी हेल्प से आप कोई भी ऑर्गन को बना सकते हैं। पर्टिकुलरली होता क्या कि अगर लिवर के सेल्स ले गए तो उससे लेबोरेटरी में लिवर के ही बाकी सेल्स बन सकते हैं, लेकिन स्टेम सेल एक ऐसा सेल है हमारी बॉडी में जिससे हम किसी भी ऑर्गन को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन होगा स्कीम के अंदर। एंड इससे होगा क्या कि वन टाइम क्योर मिल जाएगा उन लोगों को जिनको ये हेमोग्लोबिन से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, जिसका नाम यहाँ पर इन्हें लिख रखा है हेमोग्लोबिनोपैथीज, यानी जेनेटिक डिफेक्ट है। इसके अंदर दो चीज़ें मेजरली आती है, एक थैलेसेमिया एंड सेकेंड है सिकल सेल डिजीज, ठीक है। तो उन्हीं के लिए प्लस एक और कंडीशन ये है कि उनकी फैमिली से कोई डोनर होना चाहिए, मैच डोनर होना चाहिए, तब जाके वो स्कीम की बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करें अगर थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन्स होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन कैपेसिटी नहीं है हमारे बॉडी में, ठीक है, ये प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं है हमारे में, तो ये क्या होगा, इससे हमारे जो खून में है हमें क्या हो जाएगी, अनेमिया हो जाएगी। अनेमिया यानी हमें खून की कमी, ठीक है, खून की कमी हो जाएगी। एंड क्यों हो रही है, क्योंकि हेमोग्लोबिन नहीं है हमारे पास उतना जितना होना चाहिए। ये होता है थैलेसीमिया। अब मतलब मान लेते हैं कि हमें एनीमिया हो भी गया, तो उससे क्या, एनीमिया तो सभी को होता है, लेकिन ये एक लेवल तक कंट्रोलेबल है। अगर उससे ज़्यादा ये बढ़ जाए तो ये हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। एनीमिया हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, अगर ऑर्गन डैमेज हो गए तो फिर डेथ हो सकती है। इसीलिए थैलेसेमिया से किसी की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट जो सिकल सेल की यहाँ पर बात करी गई है, सिकल सेल में क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सेल्स ही ख़राब होते हैं, उसमें हेमोग्लोबिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो सेल्स ख़राब होते हैं एंड हेंस हमें वो प्रॉब्लम करती है। ये दोनों ही जेनेटिक डिफेक्ट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस प्लीज़ याद रखना। एक पॉलिसी भी आई थी हमारे इसी से रिलेटेड, वो भी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, तो नेक्स्ट जब भी होगा मैं उसको आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर था ये अबाउट थैलेसीमिया सिकल सेल। एंड ये जो स्कीम है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, एंड ये बेसिकली अभी अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए यानी गरीब लोगों के लिए, सबको नहीं प्रोवाइड करी जा रही है अभी ये वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी। एंड क्यों गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत रेयर डिजीजेस होती है, बहुतों को नहीं होती है, इसलिए कंपनीज इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। क्योंकि अगर वो इसकी कोई क्योर फाइंड कर भी ले तो उनको इतना बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा इसका, एंड हेंस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू शेफर्ड के बारे में। ये बेसिकली ये एक सब ऑर्बिटल रॉकेट सिस्टम है एंड रीयूजेबल है, यानी बार बार आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी जो हमारे रॉकेट सिस्टम्स होते हैं उनको हम बार बार यूज नहीं कर पाते, इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि ये रीयूजेबल है। इसका जो काम है वो एस्ट्रोनॉट्स एंड रिसर्च पेलोड को ले जाएगा कर्मन लाइन के पास, यानी इसके
अगर ये अर्थ है, ये कर्मन लाइन है, तो इसे ऊपर ले जाने की बात करी जा रही है न्यू शेफर्ड से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्मन लाइन? ये हमने अर्थ एंड आउटर एटमॉस्फेयर, लेट अस सपोज ये अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ तक है एंड ये आउटर एटमॉस्फेयर है, तो इन दो या इनर एटमॉस्फेयर, इन दोनों के बीच की जो ये हमने बाउंड्री डिसाइड कर रखी है, इसी का नाम है कर्मन लाइन, कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड इसका जो बेसिकली लॉन्च किया गया था, एक लॉन्च किया है ब्लू ओरिजिन कंपनी ने, जो कि एक यूएस में बेस्ड कंपनी है। इसका नेम जो है वो है एस्ट्रोनॉट एलन सेफर्ड के पीछे। एलन सेफर्ड कौन थे? ये अमेरिका के पहले मतलब फर्स्ट अमेरिकन थे जो कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे। तो हैव दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। नेक्स्ट जो है वो है अबाउट मैक्स 6478। ये एक वीट की वैरायटी है, तो प्लीज़ नाम याद रखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अभी न्यूज़ में था, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये वीट की वैरायटी है, जिसको कि हम हाई यील्डिंग ST1 भी बोलते हैं। ये बनाया है साइंटिस्ट ने, जो कि अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के थे। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। प्लीज़ कीप इन माइंड ऑटोनॉमस है। ये वीट की वैरायटी को मैच्योर होने के लिए, मतलब मान लीजिए अगर आज आपने इसको ग्रो किया है तो विद इन 110 डेज, 110 दिन के अंदर ये पूरी रीप होने के लिए तैयार हो जाएगी। आप इसको जाके काट सकते हैं। प्लस ये रेजिस्टेंस है किसका? लीफ एंड स्टेम रस्ट जो होता है उसका रेजिस्टेंस है इस पे। ये बेसिकली वीट की एक डिजीज़ है जो उनमें हो जाती है, उससे प्रोटेक्ट मतलब ये इस पे ये जल्दी नहीं होगा। प्लस इसके साथ इसका एक और बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि ये हायर प्रोटीन है, इसमें जिंक एंड आयरन है, ठीक है, बाकी वैरायटीज़ के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करें नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के बारे में। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। एंड भुवनेश्वर में स्पेसिफिकली बात करें किसके पास? कंजिका लेक के पास। ये पहला ऐसा जू बन गया है वर्ल्ड में जिसने दोनों टाइगर्स को ही साथ में कंजर्व किया, एक तो व्हाइट टाइगर एंड मेलेनिस्टिक टाइगर। व्हाइट टाइगर मतलब सफ़ेद टाइगर, मेलेनिस्टिक टाइगर मतलब मेलेनिन जिसमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जिनमें ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होता है वो काले होते हैं, ठीक है। तो काला टाइगर यानी ब्लैक टाइगर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों ही एक ही जू में कंजर्व करने वाला है, ब्रीड करने वाला, पालने वाला पहला जू बन गया है। सेकेंड, ये वर्ल्ड में एक अकेला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है किसके लिए? इंडियन पेंगोलिन्स के लिए। इंडियन पेंगोलिन्स की अगर आपको कैटेगरी IUCN की बतानी तो क्या है? इंडेंजर्ड है। चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप ये याद रख सकते हैं कि इंडियंस पेंगोलिन को नहीं खाते इसलिए इंडेंजर्ड है, लेकिन दोस्त तो है ना इंडियंस भी, लेकिन चाइनीज ज़्यादा खाते हैं तो उनने उनको और कम कर दिया है, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बस। अभी इसी नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम। बेसिकली ये देखिए, हम जो एनिमल्स की हम कंजर्वेशन करते हैं, इसमें एनिमल्स हमको वापस पे नहीं कर सकते हैं। सॉरी, एक शॉर्टकमिंग है उनकी, बट जो भी है वो नहीं हमें पे कर सकते, यानी हमें खुद से उनके लिए रिसोर्सेज जमा करने पड़ेंगे। एंड वो कहाँ से आ सकते हैं? मेजरली अगर कोई किसी एनिमल को अडॉप्ट कर ले, वॉलंटरी उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करे, तो इसी का इनका एक प्रोग्राम था, अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम। जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है अबाउट नेचिपू टनल। बहुत सारे टनल्स अभी रिलीज हुए, मतलब लॉन्च किए गए हैं, या बोलो उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं। तो एटलीस्ट जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, आप उनका नाम एटलीस्ट प्लीज़ याद रखिए। हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाए। मैच द फॉलोइंग ही क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे टनल्स बन रहे हैं। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी कि 30+ टनल्स, पता नहीं कितने थे, बहुत टनल बना दिए गए। तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे ये मिनिस्टर्स जा रहे हैं उनका नाम आप एटलीस्ट याद रखिए। अभी जो टनल की बात करें वो अरुणाचल प्रदेश में है। एंड जिस रोड से ये जाता उसका नाम है बलीपारा चरदुआ टवांग रोड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये बता दिया गया है। ये करीब 1.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल होगी। एंड ये रिड्यूस कर देगी जो चाइना से हमारा बॉर्डर है उसको बाई 10 किलोमीटर, ठीक है। बॉर्डर रिड्यूस नहीं करेगी, उससे डिस्टेंस को रिड्यूस कर देगी। ये बनाई है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये तो सब मोस्टली यही बना रहा है, लेकिन स्टिल एक आप इंफॉर्मेशन रखिए। तो ये थी हमारी आज की टॉप डिस्कशन। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स बिलो। हैव अ गुड डे।